आइए सुनते हैं आज की कहानी राजा द्वारा राजकुमार का त्याग। ये बात है राजगढ़ साम्राज्य की, जहां पर राजा भानु प्रताप राज किया करते थे। राजा बहुत ही दयालु थे और उनके राज में उनकी प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी। उनकी दो रानियां थी, रानी पलक और रानी सुमित्रा। राजा भानु प्रताप का विवाह रानी सुमित्रा से पहले हुआ था। उसके कुछ वर्ष बाद उनका विवाह रानी पलक से हुआ था। रानी सुमित्रा के पुत्र राजकुमार अक्ष थे, जो कि रानी पलक के पुत्र राजकुमार रतन से 3 वर्ष बड़े थे। इसी वजह से राजकुमार अक्ष इस साम्राज्य के अगले राजा थे। परंतु रानी पलक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो हमेशा से ही रानी सुमित्रा से बहुत ज्यादा घृणा करती थी, क्योंकि रानी सुमित्रा एक छोटे राज्य की राजकुमारी थी और रानी पलक एक विशाल साम्राज्य की राजकुमारी थी। परंतु रानी सुमित्रा रानी पलक से बड़ी और अधिक समझदार थी, इसलिए राजा हमेशा रानी सुमित्रा की ही सलाह लिया करते थे। साथ ही वो इस महल में आने के बाद से ही महल की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। रानी पलक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि एक छोटे से राज्य की राजकुमारी इतने विशाल साम्राज्य की महारानी बने और वो महल के हर कामकाज को संभालती है। ऊपर से उनके पुत्र इस महल के सबसे पहले राजकुमार थे। इसी कारण से आगे चलकर वही इस साम्राज्य के राजा बनने वाले थे, जिसकी वजह से रानी पलक रानी सुमित्रा से बहुत ज्यादा घृणा करती थी। रानी पलक रानी सुमित्रा पर हमेशा झूठे आरोप लगाती थी। उसके बाद भी राजा अपनी दोनों रानियों को बराबर सम्मान देते थे और उनसे एक जैसा ही व्यवहार करते थे। जब रानी पलक की सभी छोटी मोटी चालें नाकाम हो जाती हैं, तब वो एक योजना बनाती है। तब वो एक आदमी को नकली साधु बनाकर महल में बुलाती है और रानी सुमित्रा और उनके पुत्र के बारे में झूठी भविष्यवाणी करने को कहती है। रानी पलक उस नकली साधु को राजा की सभी खास बातें बता देती है। उसके बाद वो नकली साधु अगले दिन राजा के महल में पहुंच जाता है और जितनी भी बातें रानी पलक ने उसे बताई थी, वो सभी बातें राजा के सामने बता देता है, जिससे राजा सोचते हैं कि ये कोई चमत्कारी बाबा है। इसलिए राजा उस नकली बाबा के सभी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। फिर वो बाबा कहता है कि महाराज, अब जो मैं बात आपको आगे बताने जा रहा हूं, शायद आपको वो बात बहुत ज्यादा अजीब लगे और हो सकता है कि आपको वो बात पसंद न आए। तब राजा भानु प्रताप कहते हैं कि नहीं बाबा, जो भी बात है आप हमसे बेझिझक कहिए। तब वो नकली साधु कहता है कि महाराज, आपके बड़े पुत्र राजकुमार अक्ष वो भविष्य में एक अच्छे राजा साबित नहीं होंगे। वो आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे। और तब राजा कहते हैं कहिए बाबा, और क्या? तब बाबा कहते हैं कि राजकुमार अक्ष बड़े होने के बाद आपको जान से मार डालेंगे। जब राजा ये बात सुनते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि राजकुमार अक्ष तो बहुत ही नेक राजकुमार थे और वो हमेशा अपने पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। तब राजा उस बाबा से कहते हैं कि बाबा, क्या आपने जो बात अभी कही है वो सत्य है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ भूल हो रही हो? तब वो नकली बाबा कहते हैं कि नहीं महाराज, हमसे कोई भूल नहीं हो रही है। फिर वो बाबा आगे कहते हैं कि आपको राजकुमार अक्ष को महल से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अपने प्राण बचाने का आपके पास केवल यही रास्ता है। ये सब कहने के बाद नकली बाबा वहां से चला जाता है। तब राजा को बहुत ज्यादा दुख होता है कि भविष्य में उनका पुत्र ही उनके प्राण ले लेगा। उस रात राजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। फिर वो निर्णय ले लेते हैं कि राजा अक्ष को महल से बाहर निकाल देंगे। उसके अगले दिन राजा भानु प्रताप राजकुमार अक्ष को महल से बाहर निकालने का आदेश दे देते हैं। जिस समय ये घटना घटित हो रही थी, उस समय राजकुमार अक्ष केवल 12 वर्ष के होते हैं। तब रानी सुमित्रा राजा से बार बार विनती करती है कि वो ऐसा न करें, परंतु राजा किसी की बात नहीं मानते। उसके बाद रानी सुमित्रा भी कहती है कि अगर आपका यही अंतिम फैसला है तो हम अपने पुत्र को कहीं पर भी अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी अपने पुत्र के साथ इस महल का त्याग कर देंगे। रानी सुमित्रा के इस वचन के बाद भी राजा भानु प्रताप का फैसला नहीं बदलता और उसके बाद रानी सुमित्रा अपने पुत्र को लेकर महल से और उस राज्य से बहुत दूर चली जाती है। फिर वह दूसरे राज्य में जाकर रहने लगते हैं। रानी सुमित्रा दूसरे राज्य में अपने पुत्र के साथ एक आम व्यक्ति की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करती है। रानी सुमित्रा एक बहुत ही समझदार रानी थी,
वो मिट्टी के घड़े बनाती है और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। तब राजकुमार भी अपनी मां के घड़े बनाकर उन्हें बेचने में सहायता किया करते थे। राजकुमार अक्ष भी बहुत ही समझदार और निपुण राजकुमार थे। इस तरह रानी सुमित्रा और राजकुमार अक्ष का जीवन रातों रात पूरी तरह बदल जाता है और वो एक महल से कुटिया तक का सफर तय करते हैं। इस तरह करते करते समय बीत जाता है और राजकुमार अक्ष अब बड़े हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार रतन भी अब बड़े हो चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी और नाकारा राजकुमार थे। वो कभी भी अपने पिता से तमीज से बात नहीं करते थे और न ही एक अच्छे राजकुमार की तरह व्यवहार करते थे। राजा हर वक्त राजकुमार रतन को ये समझाने का प्रयास करते थे कि वो इस साम्राज्य के राजकुमार हैं और कल को उन्हें इस साम्राज्य का राजा बनना है। इसलिए उन्हें अपनी हर कला में निपुण होना चाहिए। उन्हें विद्या का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए और साथ ही युद्ध अभ्यास भी करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सकें। परंतु राजकुमार रतन एक बहुत ही बड़े आलसी राजकुमार थे। उन्हें न तो पढ़ना अच्छा लगता था और न ही युद्ध कला का अभ्यास करना। वे सारा दिन केवल अपनी मनमानी करते, दूसरों का मजाक उड़ाते और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जब भी राजा राजकुमार रतन को कोई बात समझाते तब वो राजा को उल्टा जवाब दे देते थे। राजा राजकुमार रतन को अपनी तरफ से समझाने का हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु जब वो देखते हैं कि राजा रतन उनकी एक भी बात नहीं मानते और उनकी आदतें एक राजा बनने योग्य नहीं है, तब वो ये निर्णय लेते हैं कि वो राजकुमार रतन को इस साम्राज्य के राजा नहीं बनने देंगे। क्योंकि राजकुमार रतन अभी से ही अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं तो राजा बनने के बाद तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। जब ये बात राजकुमार रतन को पता चलती है तब वो अपने कुछ सैनिकों को धन का लालच देकर राजा के खास मंत्रियों के खाने में विष मिलाकर दे देते हैं और उसके बाद राजा को महल से निकाल देते हैं। इसके बाद राजा पर इस घटना का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद वो कई दिन भटकते ही रहते हैं। फिर काफी दिनों के भटकने के बाद एक दिन वो सोनपुर गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर रानी सुमित्रा और राजकुमार अक्ष रहा करते थे। तब एक दिन राजकुमार अक्ष बाजार में कुछ सामान खरीदने गए थे। तब वे वहां पर एक बड़े से पेड़ के नीचे राजा भानु प्रताप को बैठा देखते हैं। राजकुमार अक्ष देखते हैं कि राजा की बहुत ही बुरी हालत थी। उनके सभी वस्त्र फटे हुए थे और उनके सिर और हाथों पर काफी गहरे जख्म हो रखे थे। राजा की ऐसी हालत देखकर राजकुमार अक्ष को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद वो राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पिताजी, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? आपकी ऐसी हालत किसने की? तब राजा कहते हैं कि आप कौन? तब राजकुमार अक्ष बताते हैं कि वो उन्हीं के पुत्र अक्ष हैं। जब राजा अपने पुत्र अक्ष को देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो उनको अपने गले से लगा लेते हैं। तब राजकुमार अक्ष कहते हैं कि पिताजी, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप हमारे साथ अभी घर चलिए। उसके बाद राजकुमार अक्ष राजा को एक छोटी सी कुटिया में लेकर आते हैं। तब वहां पर रानी सुमित्रा भी होती है। जब रानी सुमित्रा राजा का ये हाल देखती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उसके बाद वे राजा के जख्मों पर मरहम पट्टी करते हैं और उन्हें नए वस्त्र पहनने को देते हैं। उसके बाद रानी सुमित्रा राजा के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाती है और राजा को खिलाती। तब राजकुमार अक्ष राजा से उनकी ऐसी हालत का कारण पूछते हैं तो राजा उन्हें सारी बात बता देते हैं कि आज तक राजकुमार रतन ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है और अब राज्य हड़पने के लालच में उन्होंने उनके सभी खास मंत्रियों को मारकर अपने सिपाहियों को आदेश देकर अपने ही पिता को महल से बाहर निकाल दिया। तब राजकुमार अक्ष कहते हैं कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अभी राजकुमार रतन छोटे हैं और शायद वो किसी की बातों में आ गए होंगे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा फैसला किया होगा। हमें यकीन है कि उन्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होगा। उसके बाद वो स्वयं आपसे माफी मांगने आएंगे। तब राजा देखते हैं कि राजकुमार अक्ष के मन में अपने भाई के लिए जरा भी द्वेष नहीं है। उसके बाद राजा रानी सुमित्रा और राजकुमार अक्ष के साथ रहने लगते हैं। राजकुमार अक्ष राजा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। तीनों पहर जब राजा भोजन करते थे तब राजकुमार उसके बाद ही भोजन किया करते थे। राजकुमार अक्ष अपने पिता की बहुत ज्यादा सेवा करते थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान देते थे। अब राजा को रानी सुमित्रा और राजकुमार के साथ रहते कई महीने हो चुके थे। एक दिन राजा अकेले बैठे होते हैं और वे सोचते हैं कि उन्होंने राजकुमार अक्ष को महल से बाहर निकाल दिया था।
और उनका पूरी तरह त्याग कर दिया था। उसके बाद उन्हें और रानी को यहां इतनी दूर आकर एक अनजान जगह पर अकेले रहना पड़ा और इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। वो रातों रात में एक बड़े से महल से निकलकर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजकुमार राजा को इतना ज्यादा मान सम्मान देते हैं और उनकी इतनी सेवा करते हैं। परंतु वहीं दूसरी तरफ राजकुमार रतन सिंह, जिसे राजा ने हमेशा सब कुछ दिया और उनकी सभी इच्छाएं पूरी की, और उस राजकुमार ने राज्य हड़पने के लालच में अपने ही पिता को महल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद राजा को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में यही सबसे बड़ी भूल कर दी कि उन्होंने उस बाबा पर भरोसा किया। उसके बाद राजा निश्चय कर लेते हैं कि वो राजकुमार रतन को कभी भी उस राज्य का राजा नहीं बनने दे सकते, क्योंकि वो राजा बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। अब राजा ने यह निश्चय कर लिया था कि उस साम्राज्य के असली राजा बनने के हकदार केवल राजकुमार अक्षय ही है और वो राजकुमार अक्ष को उनका हक वापस दिलाकर रहेंगे। उसके अगले दिन ही राजा वापस अपने राजगढ़ साम्राज्य में जाने का फैसला कर लेते हैं। फिर राजा अपना भेष बदलकर अपने साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि उनकी प्रजा बिल्कुल भी खुश नहीं है और राजकुमार रतन अपनी प्रजा को बहुत ही ज्यादा कष्ट पहुंचाते हैं और वो अपनी प्रजा से पहले से भी 10 गुना ज्यादा कर वसूलते हैं। राजा देखते हैं कि उनकी प्रजा भूख से तड़प रही थी और अब उनके साम्राज्य में पहले से काफी गरीबी हो चुकी थी। ये सब देखकर राजा को बहुत दुख होता है। उसके बाद राजा के कुछ खास सिपाही थे, वो उन्हें बुलाते हैं और उनकी सहायता से राजा रात को महल के अंदर घुस जाते हैं। महल में भी सभी लोग राजकुमार रतन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और वो नहीं चाहते थे कि वो उनके राजा बने, इसलिए महल में हर कोई राजा की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद राजा अपने सिपाहियों की सहायता से राजकुमार रतन के कक्ष में जाकर उन्हें बंदी बना लेते हैं और वापस अपना राज्य हासिल कर लेते हैं। तब अगले दिन जब राजा अपने दरबार में जा रहे थे, तब उन्हें एक व्यक्ति दिखता है। उसके बाद राजा उस व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं। फिर राजा के सिपाही उस आदमी को राजा के सामने पेश करते हैं। दरअसल वो व्यक्ति वही था जो नकली साधु बनकर राजा के सामने आया था। राजा ने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। उसके बाद राजा उस व्यक्ति से सच पूछते हैं। तब वो व्यक्ति राजा को बता देता है कि किस तरह रानी पलक ने ही उसे एक बाबा का भेष धारण करने को कहा था और वो इस सब झूठ बोलने को कहा था। जब राजा को ये बात पता चलती है, तब वो रानी पलक और राजकुमार रतन दोनों को ही अपने साम्राज्य से बाहर निकाल देते हैं। उसके अगले दिन ही राजा अपने सिपाहियों के साथ सोनपुर गांव में जाकर रानी सुमित्रा और राजकुमार अक्ष को वापस लाने चाहते हैं और वहां पर वो उन दोनों से अपने किए की क्षमा मांगते हैं और उन्हें वापस अपने महल में ले आते हैं। उसके कुछ समय बाद राजकुमार अक्ष को अपने साम्राज्य का राजा बना देते हैं। राजकुमार अक्ष बहुत ही दयालु राजा बनते हैं और वो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही प्रजा का हमेशा भला करते थे। वो हमेशा अपने प्रजा के हित के बारे में ही सोचा करते थे। राजकुमार अक्ष की वजह से उनकी प्रजा बहुत ही खुश रहती थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसकी वजह से गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियां यदि आप भेजना चाहते हैं तो हमें भेजें और कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।